मेरी आवाज़ पहुंच रही है आपको? जी, प्रणाम सर। मेरी आवाज़ जा रही है? जी सर, आ रही। शुरू करें हम लोग। अपने ग्रेजुएशन का विषय क्या था आपका? सर इतिहास मेरा विषय रहा है ग्रेजुएशन। कब कब किया आपने? 2013 में सर। 13 में। और उसके बाद फिर आपने क्या किया? 2013 से लेकर क्या किया? सर मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद सर मेरे पिताजी की शॉप थी सर, तो मैं साथ में उसी के साथ 2016 तक सर मैं वहीं पे काम करता था साथ में सर। तो ये तो बड़ा अच्छी बात है। आजकल स्वरोजगार की बात की जा रही है, फिर आप इधर क्यों आना चाहते हैं? सर वास्तविकता यह थी कि सर मैं डेली जाता था, वहाँ पे बैठता था, काम करता था, लेकिन मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा था सर। और सर इसी दरमियान सर जो हमारे थाना प्रभारी थे, तो एक दिन मेरे शॉप पे आए थे, तो उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप आगे कुछ और कर सकते हो। तो फिर सर मैं सिविल सेवा था, फिर बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी प्रारंभ की सर 2017 से सर। अच्छा, 2017 से आपने तैयारी शुरू की। आपका ऑप्शनल विषय क्या था? इतिहास रहा है सर। इतिहास ही रखा है। इतिहास के छात्र, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए, इतिहास कहते किसको है? डिफाइन करो इतिहास को। सर इतिहास की परिभाषा सर, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच होने वाली एक निरंतर संवाद है सर, जिसका सर हम वर्तमान को लेकर सर हम भविष्य की भी एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि हमारे यहाँ लिखित साहित्य भी बहुत मिलते हैं और पुरातात्विक साहित्य भी दोनों में बहुत मिले हैं। इन दोनों में किसे प्रमाणिक मानते हो? सर अगर प्रामाणिकता की बात की जाए तो पुरातात्विक साहित्य को इतिहासकारों ने ज्यादा सही माना है सर। आप क्या मानते हो? इतिहासकार को छोड़ो, आप क्या मानते हो? सर मैं भी पुरातत्व को ही मानूंगा सर। क्यों? सर क्योंकि अगर कोई पुरातत्व में सर आप उसका काल निर्धारण में एक तो सर अगर हम कार्बन 14 के माध्यम से करते हैं तो उसका सही निर्धारण हो पाता है, और इसमें सर आप अपने विचारों को नहीं प्रकट कर सकते हैं। जो भी वास्तविकता होती है आप उसी को ही लिखते हैं और या उसी को ही दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये बताओ कि हमारे जो लिखित साहित्य हैं वैदिक पीरियड में 4 वेद हैं, ठीक है, और एक शिक्षक है, एक पुरोहित है, एक संगीतज्ञ है और एक इतिहास और समाजशास्त्र का प्रोफेसर है। कौन सा वेद कौन उठाएगा और क्यों? सर माफी चाहता हूँ, एक बार थोड़ा सा दोहरा दिया जाए। चारों वेद हैं बेटा, और एक शिक्षक, ठीक है, एक शिक्षक है, एक पुरोहित है, एक संगीतज्ञ है और एक समाजशास्त्री या इतिहास का छात्र, जो भी बोलो, प्रोफेसर है। वो इन चारों में से कौन सा वेद उठाएगा? सर शायद मुझे लगता है कि ऋग्वेद को नहीं उठाएंगे वो। कौन व्यक्ति वेद उठाएगा? ऋग्वेद कौन उठाएगा? इन चारों में से कौन व्यक्ति? सर इन चारों में से सर कौन सा व्यक्ति कौन सा वेद उठाएगा? सर संगीत के जो शिक्षक होंगे सर वो सामवेद को उठाएंगे सर, और जो इतिहास के होंगे सर तो शायद मुझे लगता है कि ऋग्वेद को उठाएंगे सर। अच्छा, और जो पुरोहित होंगे? तो सर पुरोहित होंगे तो सर कर्म कांड से अगर संबंधित बात की जाए तो शायद अथर्ववेद को वो उठाएंगे सर। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइए 600 बीसी के आसपास, 600 बीसी के आसपास, ठीक है, बहुत सारे संप्रदायों का विकास हुआ 600 बीसी में। मैं बता दूं कि 62 संप्रदायों का विकास होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सर इसका तो एक प्रमुख रीजन ये रहा था सर कि जिस समय सर खासकर 620 छठी शताब्दी की बात हो जाती है, उस समय सर हम कर्म कांड पर ज्यादा बढ़ावा देने लगे थे, और उसी समय सर कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा था, जिसके कारण सर क्या हो रहा था कि हम
उत्पादन के स्तर पे हम गिरते जा रहे थे। और सर कर्मकांड का एक बढ़ावा देने के कारण नए नए संप्रदायों का उदय होता है सर। अच्छा, दो और चार सर इस समय दो चार संप्रदायों का नाम बता सकते हो? जी सर, अगर संप्रदाय का जैसे कि सर आजीवक संप्रदाय हो गया सर। ये आजीवक संप्रदाय जो है उसके संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल जी थे क्या था ये आजीवक संप्रदाय? सर। ये मुख्य रूप से एक नास्तिक संप्रदाय था सर। और इसमें सर जैसे कि इन्होंने बोला कि से आप अपनी जिंदगी को एकदम आप आराम से जी सकते हैं सर। इसके फिलोसफी के बारे में उतनी मुझे जानकारी नहीं है सर। अच्छा, नहीं पता इनका जो दर्शन था। अच्छा, ये बौद्ध साहित्य जो लिखे गए उनको पिटक कहते हैं, पता है आपको? ये पिटक साहित्य कितने हैं? सर ये 3 है सर, विनय पिटक, सुत पिटक और धम्म पिटक सर। ये तीनों में क्या क्या है बता सकते हो? सर एक में तो सर बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जानकारी दी गई है सर। और दूसरे में सर किसमें बौद्ध धर्म का दर्शन है? किस साहित्य में बौद्ध धर्म का दर्शन है? अभी धम्म पिटक में सर। अच्छा, और सर अगर सूत पिटक में सर उसमें जो खास करके संस्कार की बात की गई है, जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं सर उनके आचार विचार की बात की गई है। और सर एक मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताओ बेटा, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन काल से चर्चित भी रहा और हमारे यहाँ अभी भी उसको पुनरुद्धार किया गया है। ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पहले किसने की थी ये बताओ? और यहाँ क्या रखा गया था जिस वजह से लोगों को के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ था विश्व में? सर सर्वप्रथम तो इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त वर्षन ने इसने किया था सर। और इसके सर अगर प्रसिद्धि की बात की जाए सर तो ये एक अपने समय में सर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय थी। अगर किन्हीं छात्र को उसमें एडमिशन लेना होता था सर, नामांकन, तो सबसे पहले उन्हें द्वार पे ही उन्हें प्रशिक्षण लिया जाता था। अगर द्वारपाल को लगता था कि ये इससे योग्य है तभी उनको अंदर घुसने की इजाज़त होती थी। अच्छा, ये पूरे मध्यकाल और प्राचीन काल सबको देखें तो 2 शासक को महान कहते हैं, अशोक महान और अकबर महान। ठीक है, ये दोनों को महान क्यों कहते हैं और आप इन दोनों में किसे श्रेष्ठ मानते हैं? सर अगर श्रेष्ठता की बात की जाए तो दोनों शासक महान थे सर। इतिहासकार ने इस महानता की परिभाषा को इस संदर्भ में प्रस्तुत किया था कि अगर कोई शासक को अपने समय की जो समस्याएं थी उसकी जानकारी हो और उसका उन्होंने समाधान किया हो और उन्होंने जो समाधान किया उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में भी हो, इस आधार पर सर दोनों शासकों को महान कहा गया। और दूसरा सर इन दोनों शासकों ने सर भारत में सर एक सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई थी सर, जो एक धर्मनिरपेक्ष सभी को प्रस्तुत करता है, जो आज भी वर्तमान में सर ये इनकी प्रासंगिकता रही थी। और इनके अलावा सर इन लोगों ने और बहुत सारे कार्य किए जो वर्तमान में आज भी प्रसिद्ध है सर। लेकिन शायद दोनों में मुझे चूज करना मुश्किल होगा सर। दोनों अपने अपने समय में सर महान शासक रहे हैं सर। आप इसमें किसी को श्रेष्ठ और अपनी ओर से नहीं बता सकते हैं कि कोई कारण नहीं बता सकते इन दोनों में किसे आप श्रेष्ठ मानो? सर बिल्कुल सर, अगर श्रेष्ठता की बात की जाए तो सर अगर जो हमारे सम्राट अशोक जी हुए सर, तो उनकी जो खास करके जो मानव कल्याण के प्रति जो एक नीति अपनाई सर, या विदेश नीति को जो अपनाया, तो अभी वर्तमान समय ये ज्यादा प्रासंगिक है सर। तो भारत सरकार भी विदेश नीति पे या धार्मिक नीति के तहत 2 देशों के संबंधों को बीच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इस आधार पे सर अगर कहना हो तो शायद अशोक में। अच्छा, अशोक का धम्म, ठीक है, अशोक के धम्म और अकबर के दीने इलाही, इन दोनों को आप किस रूप में देखते हैं? सर अगर दोनों ने जो अपने धर्म की नीति पालन किया था सर, तो कहीं न कहीं समाज में सर उस समय एक जो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में एक टकराव की स्थिति थी सर, उन्होंने इसे दूर करने का प्रयास किया। और सर अगर अकबर की जो दीन इलाही की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं जो धर्म में रूढ़िवाद या हिंदू खासतौर से हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को
बीच समन्वय लाने के लिए उन्होंने इसे चलाया था। तो कहीं ना कहीं दोनों सर एक सांप्रदायिक जो भावना थी उसको उन्होंने उचित तरीके से सर समस्या को समाधान करने का प्रस्तुत किया था सर। अच्छा, ये टोडरमल व्यवस्था क्या है बेटा? सर टोडरमल सर व्यवस्था खास करके सर्वप्रथम सर शेष आसुरी के समय इसे लागू किया गया था सर। इसमें कृषि को पैमाने के आधार पर सर इसका निर्धारण किया जाता था और फिर बाद में सर इसे अकबर ने भी 10 साला पद्धति के तहत इसे लागू किया सर। 10 वर्षों का सर्वेक्षण कराकर सर और उसका सर कृषि पे जो कर लगाया जाता था उसी इन्हीं के आधार पर सर। अच्छा, ये भूमि का वर्गीकरण क्या किया था उसने? सर जैसे कि इसमें सर पोलज चर्ची प्रकार के 4 प्रकार के भूमि का निर्धारण किया जाता था। जैसे कि पोलज, उसके बाद क्या बता? चाचर और जी सर 2 और थे सर, मैं भी नाम नहीं याद सर। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। पोलज, चाचर, पड़ौती और बंजर, इन चारों को जरा डिफाइन करो तो। सर जैसे कि पोलज में तो सर प्रति वर्ष 2 कृषि वहाँ पे सर खाते में 2 हम कृषि का उत्पादन कर सकते हैं अनाजों का सर। और पोलज चर्ची में सर होता था क्या कि 1-2 वर्ष के बाद इसका उत्पादन होता था सर। और बंजर में सर लंबे समय तक या 5-6 साल तक उसका अगर कृषि का उत्पादन नहीं हुआ इसे बंजर कहा जाता था। अच्छा, अब टैक्सेशन में अगर देखो तो 4 महत्वपूर्ण टैक्सेस थे आप कहें पूरे मध्यकाल में। वो था जजिया, ज़कात, खराज और खम्स। जानते होंगे आप। तो मुझे थोड़ा सा पहले जजिया और ज़कात के बारे में बताओ। ये जजिया कर क्या था? सर जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था सर। इसे सर्वप्रथम भारत में क्यों लिया जाता था बेटा ये? सर ये एक जिम्मी के तहत, एक संरक्षण के तहत लिया जाता था कि हम आपको अपने साम्राज्य में आपको संरक्षण दे रहे हैं, इस आधार पे ये टैक्स दिया जाता था सर। और सर ज़कात मुसलमानों के द्वारा लिया जाता था, उनकी कुल आय का 1/40 सर। अच्छा, 40वां हिस्सा था। अच्छा, ज़कात। और सर खुम्स में अच्छा, ये उसमें सर गांधी जी ने बेटा अपने आंदोलन की जो शुरुआत की वो चंपारण से, बिहार की भूमि से ही की। वो उस जो आंदोलन है उसके केंद्र में जो तत्व थे वो 1860 के नील विद्रोह में भी थे। तो क्या इन दोनों के बेसिक नेचर में कोई अंतर था? सर अगर बेसिक नेचर में अंतर की बात की जाए तो ये सर 1860 के समय में सर जो खासकर नील विद्रोह हुए थे बंगाल के क्षेत्र में सर, तो वो भी सर कहीं ना कहीं कृषि के शोषण, जो कृषकों का शोषण हो रहा था उसी के आधार पर वो भी था सर। और जो 3 कटिया प्रथा जो हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा इसे समाप्त करने के लिए किया है, तो ये कृषकों के शोषण के विरोध ही था। तो कहीं ना कहीं शोषण के विरोध ही था। ये दोनों में ये समानता की बात करते हैं। अच्छा, दोनों में कोई नेचर में कोई अंतर नहीं है? सर बिल्कुल, अगर अंतर की बात की जाए तो सर वो जो नील विद्रोह हुआ था सर, तो उसका एक क्षेत्रीय प्रभाव भी रहा। और लेकिन सर अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो इसके बाद भारत में सर बड़े पैमाने पर कृषक आंदोलन हमको देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं कृषक लोग भी सर भारतीय जो जन आंदोलन था उससे जुड़ जाते हैं। चलिए, एक गवर्नर जनरल थे बेटा जो भारत में ही, जिनकी समाधि भी है, यहीं मरे थे। वो कौन थे वो? सर गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैं श्योर नहीं हूँ सर। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, आप श्योर नहीं है लेकिन आप सही हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या योगदान जाता है? सर अगर कॉर्नवालिस की बात की जाए तो उन्होंने पुलिस व्यवस्था और सर जो विधि व्यवस्था थी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। इटली का जो एकीकरण है उसमें गैरिबाल्डी का क्या योगदान है? सर अगर गैरिबाल्डी के योगदान की बात की जाए तो उन्होंने सर उन्होंने शस्त्र के माध्यम से सर इटली को एकीकरण करने का प्रयास किया सर। और उन्होंने जो भी इटली के जो भी क्षेत्र थे सर
उन्होंने एक राष्ट्रवाद की इटली के क्षेत्र में सर एक भावना लाने के प्रयास किया। अच्छा, आपका प्रेफरेंस क्या है, ये पद का प्रेफरेंस क्या दिया आपने? सर प्रथम पे सर मैंने बिहार पुलिस सेवा डाला सर, द्वितीय में बिहार प्रशासनिक सेवा, तीसरा में सर बिहार वाणिज्यिक सेवा और तो चौथा आपने सर बिहार विधानसभा। पुलिस प्रशासन पे क्यों आपने डीएसपी क्यों चुना आपने, इसके पीछे क्या रीजन? सर पुलिस प्रशासन में सर्वप्रथम तो सर मैं वर्दी के प्रति मुझे आकर्षण, वर्दी मुझे अच्छा लगता है सर। अच्छा, इसका मतलब आप रोब जमाना चाहते हैं प्रशासन में, आकर के आप हड़काना चाहते हैं समाज में, उस वर्गों में रोब दिखा करके आप अपना वर्दी, तो उसी के लिए लोग मांगते हैं। नहीं सर, ऐसा कहना उचित नहीं होगा सर, क्योंकि अगर वर्तमान में पुलिस की बात की जाए तो सर कहीं ना कहीं एक जनता के रक्षक के तौर पे है सर, और पुलिस ही, अगर पूरे प्रशासन की बात की जाए सर तो पुलिस ही जनता को त्वरित निर्णय देते हैं सर। तो ये चीज़ मुझे पुलिस में बहुत ही अच्छा लगता है सर, पुलिस व्यवस्था में सर। आप ये मुझे बताएं कि पुलिस में आप विभाग में जब डीएसपी बनेंगे, आप इसमें क्या परिवर्तन करेंगे? सर मैं सर अपने क्षेत्र में अगर मैं अपने अधिकारों की बात करूं सर, तो सर्वप्रथम मेरी सर पहली प्राथमिकता ये होगी कि मेरे क्षेत्र में जितने भी गांव है सर, तो मैं मेरे क्षेत्र में जितने भी पुलिस पदाधिकारी होंगे, तो मैं सभी कांस्टेबल को ये कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और प्रत्येक गांव में वहाँ के वार्ड परिषद से जाकर डेली वहाँ पे आप रिपोर्ट करके गाँव में किसी प्रकार की कानून व्यवस्था से तो संबंधित समस्याएं तो नहीं है, और मैं उन्हें डेली वहाँ पे बात करूंगा सर जाने के लिए। दूसरा सर, मैं खास करके मेरे क्षेत्र में जितने भी गांव पंचायत या टोले मोहल्ले होंगे सर, बाजार होंगे, वहाँ पे सर मैं पुलिस का जितना भी नंबर होगा थाना प्रभारी से लेकर सर मैं उन्हें मतलब हर जगह पे लिखवा दूंगा कि आपको अगर पुलिस से कोई भी समस्या है तो आप कभी भी फोन कर सकते हैं। और सर फिर तीसरी सर, मैं अपने क्षेत्र में कोशिश करूंगा कि कानून व्यवस्था का पूरे अच्छी तरीके से पालन हो सर। अच्छा, कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है, सामुदायिक पुलिसिंग क्या होती है? सर सामुदायिक पुलिसिंग में सर इसमें जनता का सहयोग लिया जाता है पुलिस के द्वारा सर, और जनता भी पुलिस को सहयोग करती है। तो क्या आप इसको आप नहीं बता पाते कि इस चीज़ का उपयोग करके हम अपराध पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा सर मैंने कहा था कि सर हर कांस्टेबल को मैं भेजूंगा जब गांव में, तो ये कहीं ना कहीं सामुदायिक पुलिसिंग एक नई चीज आई है, रोबोट पुलिसिंग। भारत में कहाँ शुरू हुआ है? सर मैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन सर रोबोट पुलिसिंग में सर ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर इसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे जांच को लेकर सर। अच्छा, ये धारा 144, कर्फ्यू, लॉकडाउन, इन तीनों में डिफरेंस बताओ। सर धारा 144 तो सीआरपीसी के तहत इसे लागू किया जाता है सर, जब कभी समाज में तनाव उत्पन्न हो जाता है तो इसमें सर 5 लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए मना किया जाता है सर साथ में। और सर कर्फ्यू में सर ये पूर्ण रूप से सर ये एक तरफ से सभी को घरों में, प्रतिबंधित क्षेत्रों में सर अपने घरों में ही रहने का आदेश दिया जाता है, इसमें आप बाहर नहीं निकल सकते। सर तीसरा आपने क्या बोला, एक बार फिर से बता दें। लॉकडाउन। सर लॉकडाउन सर इसमें सर सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि आप किसी जो जरूरत की चीजें हैं उसी के लिए आप बाहर निकलें, अन्यथा आप अपने घर में ही रहें। अच्छा, ये बताओ, ये बिहार में पर्यटन के विकास के लिए, क्योंकि आप इतिहास के छात्र हैं, किन किन सर्किटों को आप इसको बढ़ावा देंगे? सर अगर बिहार में सर पर्यटन की अपार संभावना है सर। अगर हम यहाँ पे बहुत सारे सांस्कृतिक और विरासत भी हैं, उन्हें संरक्षित किए जाने की जरूरत है। जैसे कि सर आप बौद्ध धर्म से जब संबंधित सर्किट बना सकते हैं, जैन धर्म से संबंधित सर्किट हम बना सकते हैं। बना हुआ है, बौद्ध सर्किट तो बना हुआ है सर बिल्कुल, लेकिन सर अगर हम इस पे बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं सर बौद्ध सर्किट का, सर जैसे कि अगर अन्य राज्यों की बात की जाए जिस स्तर पे वो अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करते हैं, हम अभी पीछे हैं सर। और कहीं ना कहीं सर एक लॉ एंड ऑर्डर की भी जो व्यवस्था होती है, जो श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें भी हम उचित तरीके से नहीं दे पाते हैं सर। तो ये भी एक सर, इसको भी एक बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्या तरीका हो सकता है?
सर इसमें अगर तरीके की बात की जाए तो जैसे कि जिस क्षेत्र में सर अगर मान लीजिए कि जैसे नालंदा में या राजगीर में सर, अगर राजगीर की बात की जाए तो वहाँ हम पर्यटन के क्षेत्र पर और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर पुलिस प्रशासन और जो आम प्रशासन होते हैं और जनता को भी इसमें भागीदारी लिए जाने की जरूरत है कि अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो आप तत्काल इस पर कार्रवाई कीजिए। और सर जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको वहाँ से मतलब हटाने का प्रयास या उसे कानूनी रूप से सर जो भी कार्रवाई होती है उस पर किया जाए। पेपर पढ़ते हैं? जी तो आज का पेपर पढ़ा है आपने? सॉरी सर, आज मैं नहीं पढ़ पाया। अच्छा, जो पेपर आप कौन सा पेपर पढ़ते हैं? सर मैं मतलब हिंदुस्तान पेपर पढ़ता हूँ सर। हिंदुस्तान के मुख्य संपादक कौन है? सर माफी चाहता हूँ, मैं याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, कल का न्यूज़ बताइए जो महत्वपूर्ण था। सर जी अगर सर कल का सर अगर सर मैं याद कर रहा हूँ, एक 30 सेकंड सर। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं। यानी आप न्यूज़ भी नहीं सुनते हैं? सर नहीं, न्यूज़ तो अभी सर मैं ज़्यादातर अखबार ही पढ़ता हूँ सर। आप मुझे ये बताएं कि कल के न्यूज़ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? सर मैं नहीं अभी बता। हमारे भूतपूर्व सॉरी सर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी 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 का निधन हो गया, इससे आप वाकिफ होंगे। सर मैं नहीं कुछ सुना और आपने? सोचने लगा नहीं था सुना? नहीं। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, कोई बात नहीं। एक और देखिए, एक सर भी जुड़ेंगे अभी, बिहार प्रशासनिक सेवा में है, वो भी जुड़ रहे हैं, वो भी आपसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे ही वो आएंगे मैं उनको कहूँगा कि आग्रह करूँगा कि वो आपसे आ गए हैं, वो सर आ गए हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो भी आपसे प्रश्न पूछें। तब तक मैं पूछता हूँ कि कल जो बेटा एक न्यूज़ था, आर्थिक न्यूज़ भी थी, जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो -23.9% हो गया, माइनस में चला गया, वो भी 23.9 यानी अबाउट 24%। क्या कारण है इसके माइनस ग्रोथ में? ये 40 ईयर्स में पहली बार हुआ। सर इसका सर अगर मुख्य रीजन की बात की जाए तो जो वर्तमान समय में सर सरकार ने एक जो लॉकडाउन लगाया सर, तो उसके कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई सर। और सर उत्पादन पूर्ण रूप से ठप हो चुका था, तो ये भी, और बहुत सारे करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, ये सर एक मुख्य रीजन रहा। और दूसरा सर अगर रीजन की बात की जाए तो पिछले ऐसा देखा जा रहा है कि 2-3 सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर भारत में भी सर कहीं ना कहीं मंदी के दौर से भी भारत गुजर रहा था। ये भी सर इसका एक प्रमुख रीजन रहा है। और तीसरा सर मैं बोलूँगा कि अभी जो दो देशों के बीचों में जो खास करके अमेरिका और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, विवाद सर, वो भी इसका एक प्रमुख कारक रहा है सर। अच्छा, सर जुड़ गए हैं, सर आपसे प्रश्न पूछेंगे, पूछिए सर। जी, पहले मेरा एक सवाल है कि अभी भारत और चाइना के प्रकरण में एक फिंगर एरिया करके आया था टर्म, तो ये फिंगर एरिया क्या है? ये सर फिंगर एरिया सर, अब इसमें खास कर फिंगर 8 की जो चर्चा होती है सर लद्दाख के क्षेत्र में सर, तो ये एक पहाड़ी है सर जो दूर से देखने पे सर फिंगर उंगली के आकार के दिखता है सर, तो इसी को फिंगर कहा गया सर। पहाड़ी को कहा गया कि पैंगोंग झील को कहा गया? सर पेंगोंग झील में सर एक पहाड़ी है सर, उसके पेंगोंग झील से उसके सटे हुए सर, तो उसी पहाड़ी को ही सर फिंगरप्रिंट कहा गया सर। तो भारत का किस किस फिंगर एरिया पे कंट्रोल है और चाइना का? सर जैसे कि अगर भारत सरकार कहती है कि सर मेरा फिंगर 8 तक अपना सीमा को बोलती है सर, लेकिन चाइना की तरफ से कहा जाता है कि आप फिंगर 2 तक ही आपकी सीमा है। लेकिन सर अभी दोनों के बीच सर अगर फिंगर 4 के उधर चीन के सेना रहते हैं और फिंगर 4 के तहत सर अभी भारत के सेना रहते हैं,
लेकिन सर विवाद का जो मुख्य बिंदु था, नहीं, वो फिंगर एरिया का नाम क्या है? जैसे 2 नंबर 5 नंबर भारत के पास है, 1 2 3 चाइना के पास है, तो कौन कौन सा है, कितना है टोटल फिंगर एरिया में कितना है? सर टोटल फिंगर 8 है सर, जिसमें अभी सर भारत सरकार फिंगर 4 तक के सीमा को अभी वहां पे रहती है सर, फिंगर 4 तक सर। फिंगर 4 तक की फिंगर 5 तक? सर 4 और 5 सर, 4 तक ही, क्योंकि 5 में सर दोनों देशों के सैनिक सर वहां पे अभी गश्ती नहीं कर रहे थे पिछले कुछ समय से सर। अच्छा, आप मुझे एक जगह का नाम बताया, उत्तराखंड का वो जगह है? सर माफी चाहता हूँ आपकी आवाज। जी, मैं ये बोला था कि एक जगह का, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भारत चीन और भूटान की सीमा किसी एक जगह पे मिलती है, उसका नाम क्या है? सर सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा मेरे पास। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या अंतर है? सर सर अगर एलओसी की बात की जाए तो ये सर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया जाता है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच सैनिकों के द्वारा एक सीमा का निर्धारण किया जाता है सर, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है सर। कौन सी रेखा के द्वारा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? सर एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है सर, उसी को एलओसी बोलते हैं सर, और एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच की जो सीमा का निर्धारण किया गया है सर, खास करके सैनिकों की एक सीमा है सर, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं सर। सैनिक की सीमा तो नहीं है, वो तो ब्रिटिश काल में ही किया गया था मैकबॉन के द्वारा, तो सैनिक तो इसमें नहीं है इसमें। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं कि बिहार सरकार की कौन सी योजना है जो कि बच्चों के लिए है? बच्चों के लिए सर? हाँ, सर जैसे कि योजना है सर, अगर सॉरी सर मैं कोई बात। अगर सर आप लगता है कि बिहार में कितने वो है अनुमंडल है और कितने कमिश्नरी है? सर अनुमंडल तो वर्तमान में सर 101 है सर, और कमिश्नरी 9 है सर। कौन से हैं कमिश्नरी? पटना सर, मगध, सहरसा। सहरसा कमिश्नरी है? सॉरी सर। अच्छा, सर कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि N95 मास्क क्या है? ये इसका नाम N95 है सर। N का मतलब नॉन ऑफ वायरल होता है सर, और 95 का मतलब है 95% तक वायरस से संरक्षित। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और आप मुझे बताएं, ये बात बताएं कि अभी जो कोरोना से संबंधित जो है, तो अर्थव्यवस्था जो है बिहार के संदर्भ में क्या है, मतलब क्या बनने की संभावनाएं हैं? सर अगर वर्तमान में देखा जाए तो सर जो कहीं ना कहीं सर जीडीपी पे बिहार का प्रभाव पड़ा है सर, लेकिन सर हम इसे सकारात्मक तौर पे हम अपने जीडीपी को आगे बढ़ा सकते हैं सर। अभी जितने भी बाहर से जो लोग आए हैं सर, तो वो तकनीकी रूप से भी बहुत सारे दक्ष हैं सर। अगर बिहार सरकार सर अपने या अन्य प्राइवेट के सहयोग से सर अगर यहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है, तो यहाँ पे आने वाले समय में तीव्र गति से विकास देखने को मिल सकता है सर। कौन से सेक्टर में संभावनाएं हैं? सर अगर सेक्टर की बात की जाए तो तीनों सेक्टर में मुख्य रूप से सर, तो बिहार सर कृषि प्रधान है, तो कृषि में अगर ज्यादा विकास किया जाता है तो इसमें ज्यादा संभावना है सर, और हम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकते हैं सर। खरीफ फसल और रबी फसल और जायद फसल में दो मुझे उदाहरण बताइए सर। जैसे कि जायद फसल में सर अगर मैं इसमें तरबूज रख सकता हूँ, खीरा रख सकता हूँ,
जायद में कौन सा है? मैं तरबूज को रख सकता हूँ सर, खीरा रख सकता हूँ फल में सर। फल नहीं, फसल फसल फसल। सर मैं सर सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन और मैं बता सकता हूँ। जैसे कि रबी फसल में सर मैं गेहूं को रखूंगा, फिर से गेहूं को रखूंगा सर। अभी वर्तमान में एक रेलगाड़ी चली, अच्छा कोई बात नहीं, अभी वर्तमान में कोई रेलगाड़ी चली है क्या? कहां से कहां सब्जी और ये सब को ले जाने में दो राज्यों के बीच? सर अभी सर एक दानापुर से देवलाली के बीच सर अभी एक ट्रेन चलाया गया है किसान स्पेशल ट्रेन। ये मुख्य रूप से 4 राज्यों से होकर गुजरती है, बिहार, यूपी, एमपी और असम। अच्छा, और आप मुझे ये बताएं कि बिहार में रेलवे का जोनल ऑफिस कहाँ पे है? सर हाजीपुर में। कौन सा है रेलवे का जोनल ऑफिस? पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे है। और आप मुझे ये बताएं कि बिहार का और नेपाल के बीच में कौन सी संधि पहले से चल रही है? सर ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सन 1816 में हुई थी सर, सुगौली की संधि। तो वर्तमान में सर पश्चिमी चंपारण में एक जगह था, उसी के आधार पर इस्तेमाल है। क्या है वो संधि में? सर इस संधि में सर मुख्य रूप में सर एक तो सर सीमाओं का निर्धारण किया गया था सर दोनों देशों के बीच। सर किसी ब्रिटिश रेजिडेंट को नेपाल में सर रखना होता था इस संधि के तहत से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी अगर एसडीएम के रूप में आपकी अगर नियुक्ति बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में की जाती है तो आपकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी और कैसे इस समस्या को आप सुलझाएंगे? आप सर सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सर जो भी पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं उन्हें सबसे पहले उचित स्थान और ऊंचे स्थान पर पहुंचाया जाए। और सर दूसरी हमें समाधान के तौर पर सर जो भी लोगों की जरूरतें हैं सर, भोजन हो गया, दवा हो गया, उन सब चीजों पे मैं विशेष या जल कि पूरे मकान जो है पानी से घिरा हुआ है और आप जा नहीं सकते हैं, इस स्थिति में कैसे आप जाएंगे? कैसे उन तक पहुंचाएंगे आप दवा और बाकी राशन का चीज? सर इसके लिए सर बिहार सरकार जैसे NDRF या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के होते हैं सर, इनके माध्यम से सर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से छतों पर सामानों को दिया जा सकता है। और जो भी नाव के प्रतिबंध सर, नाव का भी इसका उपयोग करके उन क्षेत्रों में जाया जा सकता है जहाँ पे वैसे लोग फंसे हुए हैं सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम जो है जिसमें कि दिया गया है, तो पंचायत में मुखिया का शक्ति क्या है? सर जैसे कि मुखिया की अगर शक्ति की बात की जाए तो सर उनको अपने पंचायत के क्षेत्र में सर वो विकास कर सकते हैं और उनको लिए अलग से सर एक इसके फंड की राशि भी दी जाती है कि आप अपने स्वेच्छा से 40 लाख रुपए तक अपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं सर। तो बिहार में कितना गांव है टोटल? सर मैं श्योर नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं कि वर्तमान में जो अभी बिहार में मुजफ्फरपुर में लीची खाने से जो बच्चों की मौत हुई, तो वो कौन सा बीमारी था और किससे वो बीमारी हुआ जो बच्चों में अक्सर देखी जाती है? सर एक इंसेफ्लाइटिस सर बीमारी थी सर, जो ऐसा कहा गया कि लेकिन सर तब स्वास्थ्य विभाग ने बोला कि लीची खाने से ये रोग नहीं होता। इसके लिए सर मुख्य रूप से सर न्यूट्रिशन और एक वायरस का पाया बताया गया था सर, मच्छर के काटने से। कौन सा वायरस था? कौन सा वायरस था इसमें? सर शायद H5N1, मैं श्योर नहीं हूँ। H5N1 तो आपका इससे नहीं है, वो तो दूसरा है, सार्स वायरस और वो सब। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि प्रमुख जो बिहार की समस्याएं हैं क्या क्या है? सर अगर बिहार की 3 प्रमुख समस्याएं की बात करें सर, वर्तमान में सर तो कोविड-19 महामारी है सर मुख्य समस्या। और सर एक बात सब जगह पूरे विश्व में बिहार के संदर्भ में क्या है? सर बिहार के संदर्भ में सर मैं प्रथम के तौर पर सर बाढ़ को रखूंगा सर, और दूसरा सर मैं बेरोजगारी को भी रखूंगा, और तीसरा सर गरीबी भी रख सकूंगा। बिहार तो सबसे लोएस्ट है शिक्षा में।
और शिक्षा भी है सर। आपने बार 3 ही पूछा सर। अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं, अब अपने आखिरी स्टेज में हैं हम, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका एसडीएम के रूप में 3 महत्वपूर्ण कार्य है जो आपके दिमाग में है, जो करना आप चाहते हैं, क्या क्या है वो? सर अगर सर प्रायोरिटी का आधार पर मुझे करना होगा एसडीएम को, तो मैं जिस क्षेत्र में जाऊँगा सर, वहाँ की सबसे जो भी मूलभूत समस्याएं हैं मैं उसे प्रायोरिटी का तौर पर करूँगा। दूसरा सर, मैं महिला सशक्तिकरण और बच्चों पर विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि बिहार में सर बच्चों और महिलाओं की स्थिति अभी अन्य राज्यों के अपेक्षा सर कि मैं कानून व्यवस्था अपने क्षेत्र में अच्छा तरीके से पालन करने की कोशिश करूँगा। और सर तीसरा सर, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी किसान हैं या अन्य जो भी श्रमिक लोग हैं, उन्हें अपने ही क्षेत्र में इन्हें आत्मनिर्भर या इन्हें रोजगार दिलाया जाए। और सरकार द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है सर, योजनाएं हैं, उन्हें मैं धरातल पर उतारने का प्रयास करूँगा। आप अगर एसडीएम है चुनाव के समय, अभी वर्तमान में चुनाव बिहार में होने जा रहा है, तो आपको जिस दिन आपकी नियुक्ति की जाती है उस दिन चुनाव हुआ और उसी के अगले दिन में 2 पार्टियां, एक पक्ष और विपक्षी में, ये कहती है कि धांधली हुआ, हम पुनर्चुनाव चाहते हैं, हंगामा चल रहा है, तो क्या मन रहेगा आपका? कैसे उसको शांत कीजिए और क्या कानूनी प्रावधान है? सर धांधली होती है सर, तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन को समाप्त कर बाद में चुनाव करवाती है। अगर सर कोई राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और इसकी अगर सर क्योंकि निर्वाचन आयोग बहुत ही उचित और पारदर्शी तरीके से कराया जाता है, लेकिन सर कोई राजनीतिक दल इस तरह की बात कहती है तो सर उस पर जरूर मैं विचार करूँगा। अगर इस तरह की कोई घटना हुई होगी तो सर फिर आगे सर मैं एसडीएम के तौर पर मैं आगे निर्वाचन आयोग को जो भी होंगे सर, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। अच्छा, ठीक है। ओके। अब समाप्त होता है आपका।